दिन के समय रामू अपने वैन में प्रणय को बिठाकर बेदीपुर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक लड़का रामू से पूछता है, काका मिलनगढ़ जाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं अब बेदीपुर जा रहा हूँ। ये बोलकर रामू अपना वैन लेके वहां से चला जाता है। रामू के वैन पर बैठा हुआ है प्रणय। प्रणय शहर के एक बड़े मैगजीन कंपनी के अंडर फोटोग्राफर है। बहुत दिनों के बाद वो इस गांव में अपने बुआ के घर पर आया है। इसके पहले जब प्रणय इस गांव में आया था तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है। बेदीपुर में अपने बुआ के घर के सामने आकर रामू काका के वैन रुकता है और उसके बाद वैन से प्रणय उतरकर रामू काका के हाथ में पैसा देकर बुआ के घर के तरफ चला जाता है। रामू काका भी अपना वैन लेकर वहां से चला जाता है। फूफा जी, फूफा जी। अरे भैया तुम आओ, अंदर आओ। पिताजी, पिताजी देखिए तो कौन आया है। अरे प्रणय, आओ आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? कैसे हो फूफा जी? अरे रहने दो बेटा, रहने दो। कितने दिन बाद तुमको देखा। कैसे हो बेटा? घर के सब तो ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ और घर के सब भी बढ़िया है। सिर्फ मम्मी और पापा का उम्र होने के कारण तबीयत थोड़ा खराब रहता है, बस यही। पिताजी भैया को और कब तक बाहर ही खड़े रखेंगे? अब अंदर तो ले चलिए। ओ हाँ हाँ हाँ, सही। मैं भी ना, बिल्कुल। अरे आओ आओ प्रणय, घर के अंदर आओ। घर के अंदर आकर प्रणय बिस्तर के ऊपर बैठता है और ध्यान से इधर उधर देखने लगता है। उसको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इसके पहले जब वो इस घर के अंदर आया था उस समय का ये घर और इस समय का ये घर, इन दोनों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। पूरा का पूरा एक जैसा ही रह गया है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर जो बदला है वो है उस दीवार पर प्रणय के बुआ की एक तस्वीर लगाई हुई है और उसके ऊपर माला भी पहनाई हुई है। इसका मतलब प्रणय की बुआ आज से 5 साल पहले ही मर चुकी है। प्रेरणा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक तो है ना? पिछले वर्ष ही प्रेरणा 10वीं क्लास पास की है और उसकी नंबर भी अच्छी ही थी, लेकिन मैं ही और उसे आगे पढ़ा नहीं पाया। असल में कुछ दिनों से मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे पास जो भी ज़मीन और जायदाद था उनमें से कुछ को बेचकर और कुछ को भाड़े में देकर उससे जो भी पैसा आता है उसी से हम दोनों बाप और बेटी की चल जाता है। अब तो सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा लड़का देखकर प्रेरणा की शादी ही करवा दूँ। तुम ये सब बात को छोड़ो। प्रणय, तुम इतने दिनों बाद हमारे घर पर आए हो तो बोलो क्या खाना चाहोगे?
मैं उसका इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं नहीं फूफा जी, मैं भी तो आपका बेटा जैसा ही हूँ। आप लोग दोपहर में जो भी खाना खाओगे मैं भी वही खाऊंगा। और आप प्रेरणा को लेकर बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में पैसा भेजता रहूंगा। उसी पैसे से आप प्रेरणा को आगे की पढ़ाई शुरू करवा दीजिएगा। लेकिन हाँ, इस उम्र में उसकी शादी का बात बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जाओ प्रेरणा, अपने भैया के लिए थोड़ा मिठाई और शरबत लेके आओ। इतनी गर्मी में वो इतना दूर से आया है, शरबत खाके शरीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। प्रणय अपना हाथ मुंह धोकर दोपहर के समय अपने फूफा जी और बहन के साथ दोपहर का खाना खाने लगता है। यहाँ का दाल और भाजी वो बहुत आनंद के साथ खाता है। पता नहीं क्यों घर में ये खाना बहुत बार खाया होने के बाद भी यहाँ का स्वाद उसे कुछ अलग ही लग रहा था। खाना खाने के बाद प्रणय थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलता है। हर रोज इस समय वो बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन आज उसे थोड़ा समय मिल गया था। एक गांव कितना सुंदर हो सकता है वो प्रणय पहले भी देखा हुआ था। उसी याद को ताजा करने के लिए इधर उधर देखते देखते आगे बढ़ रहा था प्रणय। गर्मी का मौसम था। बाहर इतना तेज धूप और गर्मी होते हुए भी गांव की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ के छाए के नीचे से जाना प्रणय को अच्छा लग रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद प्रणय देखता है सामने एक बड़ा तालाब था और उसके अंदर 2-3 लोग नहा रहे थे। तालाब के ठीक बगल में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बांस के मचान पर 3-4 लोग आपस में बात कर रहे थे। ये जगह प्रणय को बहुत ही पसंद आया था। बचपन से ही उसका एक ख्वाब था कि गांव के तालाब में नहाना, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सब सोचते सोचते ही प्रणय उस बांस के मचान के तरफ बढ़ता है। कौन हो बेटा तुम? तुमको तो ठीक पहचान नहीं पाए। यहाँ पे क्या नए आए हो? आप लोग मुझे पहचानोगे कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम है प्रणय और इस गांव में मेरी बुआ का घर है। मेरी बुआ का नाम है कविता सिंह और मेरी फूफा जी का नाम है समीर सिंह और मैं उनके घर पर ही आया हूँ। अरे, तुम हमारे कविता भाभी की भतीजा वो प्रणय हो? अरे बाप रे, कई सालों बाद तुम फिर से हमारे इस गांव पर आए हो। हमने जब तुमको देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए हो, इसीलिए हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। वैसे तो समीर हमेशा ही तुम्हारे बारे में कहता रहता है और हमारे कविता बहू भी अब हमारे बीच नहीं रही। क्या कहो अब। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, यहाँ पर बैठो और बोलो, कैसे हो तुम और कैसा चल रहा है? अरे नहीं नहीं, ठीक है, खड़ा रहने में कोई परेशानी नहीं। असल में मैं अब शहर के एक मैगजीन कंपनी में फोटोग्राफर का काम करता हूँ। वहीं से कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ। अब तो मेरी बुआ भी नहीं रही, मन काफ़ी उदास रहता है, लेकिन मेरी फूफा जी और बहन मेरा काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहा है। क्या बोले? मैगजीन? बेटा, हमको तो इतना मालूम नहीं, लेकिन भाभी का ऐसे चले जाना हम लोग भी मान नहीं पा रहे। ये सब कुछ उस श्रापित पेड़ के वजह से ही हुआ है।
हमारा इतना अच्छा कविता भाभी को उस पेड़ ने ही खत्म कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। श्रापित पेड़ मेरे बुआ को खत्म कर दिया? मतलब कौन सा श्रापित पेड़ मेरे बुआ को खत्म कर दिया? अरे वहाँ उस श्रापित पेड़ के वजह से ही तो। अरे नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। तुम उसके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम यहाँ पर बैठो यहाँ पर। तुम यहाँ पर बैठो और ये लो, ये आम खाओ। हमारे गांव में अब्दुल चाचा के बगीचे का ये मीठा आम। लो पकड़ो। प्रणय को ये समझ आ गया था कि वो आदमी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन दूसरा उसे वो कहने नहीं दिया। इसका मतलब वो लोग प्रणय से कुछ छुपा रहे थे। उसके बाद प्रणय उन लोगों के साथ बैठकर आम खाते खाते और भी कई बातें करता है। शाम होने को आया है। प्रणय अपने बुआ के घर पर लौट आया। घर के अंदर आते ही उसके फूफा जी ने उससे कहा, ओ प्रणय, तुम आ गए हो? तो कहाँ गए थे बेटा? इतने देर से तो हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यही सामने एक तालाब के पास कुछ लोगों के संग बातें कर रहा था। ओ अच्छा, ठीक है। प्रेरणा, भैया के लिए थोड़ा चाय बना कर ले आओ और हम दोनों के लिए भी लेकर आना। चाय पीने के बाद ही हम दोनों निकल पड़ेंगे। प्रणय, मैं ये कह रहा था कि कुछ दिनों से ही पीछे गर्दन की तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि पास ही के गांव में एक डॉक्टर साहब को दिखा कर आए। हम रात होने से पहले ही चले आएंगे, तब तक तुम्हें थोड़ा अकेला ही रहना होगा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना बेटा? अरे नहीं, आप क्या बोल रहे हो? तकलीफ कैसा? आप आराम से जाइए और डॉक्टर साहब को दिखाकर वापस लौट आइए। अच्छा, हम बोल रहे थे कि हम भी क्या आप लोगों के साथ जाए? नहीं बेटा, तुम्हें और जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पे ही रहो। हम लोग तुरंत अपना काम मिटा के ही चले आएंगे। उसके बाद प्रणय के फूफा जी पीछे के तरफ जाके पीछे की खिड़की को बंद कर देता है। इस खिड़की को बंद कर दिया, नहीं तो शाम होते ही बहुत सारे मच्छर घुस आएंगे। हम जा रहे हैं प्रणय। मुझे लेकर फिक्र मत करो। तुम लोग सावधानी से जाओ और ज्यादा देर मत करना। उसके बाद प्रणय की फूफा जी और प्रेरणा वहां से चली जाती है। कुछ देर पहले ही शाम हो गया है, लेकिन फूफा जी और प्रेरणा अभी तक घर नहीं लौटे। घर के अंदर अकेले ही प्रणय इधर उधर टहल रहा था। बेदीपुर गांव के ज्यादातर हिस्से पर अभी भी करेंट का लाइन नहीं आया है। उसके ऊपर गर्मी भी बहुत है। प्रणय को अभी याद आ रहा था कि उसके खुद के घर में जब लाइट जाता था तब उसको बिल्कुल ऐसे ही लगता था। यही सोचते सोचते प्रणय पीछे की खिड़की की तरफ देखता है और ये सोचता है कि ये खिड़की अगर खोला जाए तो और भी ज़्यादा हवा बाहर से घर के अंदर आएगा और तब उसे इतना गर्मी नहीं लगेगा। मच्छर जो भी घुसना है वो घुसे, पहले गर्मी के हाथ से तो वो बचे। ये सोचकर ही प्रणय पीछे की तरफ जाकर उस खिड़की को खोलता है। खिड़की खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर पर आकर लगता है, मानो थोड़ी राहत मिली हो। अगर ये काम वो थोड़ी देर पहले करता तो और भी अच्छा होता। ये सब सोचते सोचते ही प्रणय की दृष्टि जाती है एक चीज की तरफ और वो थोड़ा शांत हो जाता है। पीछे के तरफ थोड़ा अंधेरा था, बड़ी बड़ी पेड़ और झाड़ियों से भरा हुआ।
इन सब के बीच में ही एक ऊंचा लंबा ताड़ का पेड़ था। उस पेड़ को देखते ही प्रणय को उन लोगों के बात याद आ गया। यही क्या वो ताड़ का पेड़ है जिसकी बात वो आदमी कर रहा था? श्रापित पेड़। कितना मच्छर है। नहीं, इस खिड़की को अभी बंद कर देता हूँ और थोड़ा बाहर जाता हूँ। उसके बाद प्रणय उस खिड़की को बंद करके घर के बाहर की तरफ चला जाता है।